ज्यादातर नॉन इंजीनियर्स या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट जब कैट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं उनको कौन सेक्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 10th के बाद में मैथ्स को टच किया नहीं रहता है। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप कौन सेक्शन को थोड़ा आसान बना सकते हो, उसके ऊपर आज के इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप कैट की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हो या अभी करने वाले हो, खास करके अगर मैथ्स आपका वीक एरिया है। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स ने मैथ्स को 10th के बाद छोड़ दिया था उनको एक चीज यहां पे समझनी होगी कि आप भी मैथ्स लर्न कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स ये मान के चलते हैं कि मेरा मैथ्स वीक है, शायद कभी इंप्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपने आप को थोड़ा समय दोगे आप भी मैथ्स में इंप्रूव कर सकते हो। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को इनिशियली 1.5 मंथ में थोड़ी ज्यादा दिक्कतें होती है, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करता है आप मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो अच्छे से। तो आपको यहाँ पे लर्न कर सकते हो, ये माइंड में ध्यान में रखना है। और आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि आपको थोड़ा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, डोंट रश। काफी सारे स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं वो एक प्लान बना लेते हैं कि पहले मंथ में मैं पूरा अरिथमेटिक कर दूंगा, दूसरे मंथ में अलजेब्रा, इस तरीके से एक माइंड में कैलकुलेशन चलता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर उनको कोई टॉपिक को लर्न करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय भी चाहिए, वो अपने आप को वो समय नहीं देते। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा। आप तब तक वो टॉपिक को नहीं छोड़ोगे जब तक आप 100% उससे कन्विंस नहीं हो। प्लीज नॉट टेक एनी प्रेशर ऑन योर सेल्फ कि भाई मुझे इतने टाइम में ये सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप सिलेबस थोड़ा लेट कंप्लीट करोगे लेकिन अच्छे से कंप्लीट करोगे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। सो द सेकंड पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज डोंट रश। थर्ड थिंग इज सिलेबस कंप्लीशन। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यार सिलेबस कंप्लीशन का कैलकुलेशन माइंड में चलता है और उससे काफी सारा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो दोस्तों एक चीज माइंड में फिट कर लो कि अल्टीमेटली सिलेबस के आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको कंप्लीट करने के लिए ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगता है। तो अगर आपका कॉलेज वगैरह भी चल रहा है तो आप 3 की जगह पे आपको 4-4.5 महीना लगेगा। पर अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हो, जो टॉपिक अभी मैं आपको बताऊंगा, आप डेफिनेटली कैट में कौन सेक्शन में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो वो 3 टॉपिक है आपके एरिथमेटिक में सारा परसेंटेज से लेके टाइम्स डिस्टेंस के सारे टॉपिक आ गए, फिर दूसरा है अलजेब्रा और तीसरा है नंबर्स। तो अगर आप ये 3 टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, बाकी के टॉपिक के लिए अगर समय कम पड़ जाता है तो आप उसका बेसिक्स भी करके जाते हो, डेफिनेटली आप फिर भी एक अच्छा रिजल्ट उधर ला सकते हो। क्योंकि जो तो 3 टॉपिक मैंने आपको बताए उससे कैट एग्जाम में रेगुलरली 16 से 17 क्वेश्चंस आते हैं और 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए आपको 10 से 11 क्वेश्चन सही करने हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये एरिया भी सफिशिएंट है। तो आपको सिलेबस कंप्लीशन का यहाँ पे प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। आपको फोकस करना है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। दूसरा एक और चीज है वो है एलओडी 3 क्वेश्चंस। अब काफी सारे स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन को एलओडी 3 क्वेश्चन से जज करते हैं। दोस्तों लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एलओडी स्टैंड्स फॉर लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन। चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाए ही उसके लिए गए हैं कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अगर आप कैट एग्जाम में भी देखोगे 22 में से आपके ऑन एन एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन चैलेंजिंग साइड पे होते हैं, डेफिनेटली चैलेंजिंग होते हैं, जिसको ज्यादातर स्टूडेंट साइड में रख देते हैं। इनफैक्ट अगर आप बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हो, आप ये 6-7 जो क्वेश्चन है उसमें से 2-1 क्वेश्चन कर लोगे तो भी आपका काम हो गया। आप 99.5 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। क्योंकि 22 में से अगर मैं वो 6 क्वेश्चन हटा भी दूं फिर भी मेरे पास 16 क्वेश्चन बच जाते हैं। और वो 16 में से अगर मैं 14 क्वेश्चन कर लूं और वो जो 6 क्वेश्चन मैंने साइड में रखे उसमें से अगर मैं एक आध क्वेश्चन भी कर लेता हूं, मेरे 15 क्वेश्चन हो गए, विच विल गेट मी डेफिनेटली 99.8 प्लस परसेंटाइल। तो बात यहां पे ये है कि एलओडी 3 क्वेश्चन जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आप वैसे भी सॉल्व नहीं करने वाले हो। तो कभी भी ये क्वेश्चन को चेस करने की कोशिश मत करना, ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपसे सारे एलओडी 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप सारे एलओडी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो मतलब या तो आप जीनियस हो या तो वो क्वेश्चन एकदम बेकार है, दो में से एक ही चीज हो सकती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एंड आखिरी पॉइंट यहां पे मैं बताऊंगा वो है फोकस ऑन बेसिक्स। गाइस नॉन इंजीनियर और इंजीनियर में एक सिंपल डिफरेंस है कि इंजीनियर्स के बेसिक्स थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग है, उनको पता है इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं, रियल और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल कैलकुलेशन या फ्रैक्शंस, ये सारा उनको क्लियर पता है। एक नॉन इंजीनियर या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट जिसने 10th के बाद मैथ्स को टच नहीं किया है उसको कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको ब्रशअप करना होगा।
कौन से है ये टॉपिक, अगर आप ये समझ लेते हो मैं आपको एक पूरा लिस्ट दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ ये टॉपिक के 30-40 क्वेश्चन कोई भी बुक से सॉल्व कर सकते हो। आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हो, आप आर.एस. अग्रवाल जैसा बुक ले सकते हो, और जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसके 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। शायद आपने अगर कोचिंग लगा ली है, प्रिपरेशन शुरू कर ली है, तो साइड बाय साइड एक 20-25 दिन का टारगेट सेट कर लो जिसमें आप ये क्वेश्चन कर लो। आपका मैथ्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। एंड आप लोगों के लिए अगर आप मुझे रिकमेंड करोगे, मैं एक और मैराथन लेके आ सकता हूं जिसमें सिर्फ मैं ये बेसिक टॉपिक की प्रिपरेशन आपको करा सकता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि बेसिक्स ऑफ मैथ्स का एक और मैराथन लिया जाए जिसमें हम सिर्फ कैलकुलेशन और बेसिक्स पे फोकस करें, तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख देना मैराथन। ये अगर आप कमेंट्स में लिख दोगे डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए मैराथन लेके आ जाऊंगा। तो कौन से टॉपिक्स है जो आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा बीइंग अ नॉन इंजीनियर और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट? गाइस, आपको अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा। मैंने देखा है कि ज्यादातर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ही उनको कोई एक बड़ा कैलकुलेशन देते हैं वो पहले कैलकुलेटर निकालते हैं। उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि मैं उसको कर सकता हूँ, राइट? या फिर वो नंबर को मिसरीड कर लेते हैं, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को वो इंटरप्रेट सही से नहीं करते। तो आपको अपने आप को ये कैलकुलेशंस के साथ में कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। इनिशियल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन में आप अवॉइड करो कैलकुलेटर को यूज करना, क्योंकि कैट एग्जाम में भले ही आपको कैलकुलेटर मिलता है लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं आपको पूछता हूं 144 के फैक्टर्स कौन से हैं या फिर कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट 144 आएगा, कैलकुलेटर ये आपको नहीं बताएगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर में नंबर डाल के चेक कर सकते हो, बट अगर आपके टेबल स्ट्रांग है आप सीधा यहाँ पे बता सकते हो 24 6 144 होता है, 16 9 144 होता है, 18 8 144 होता है, 12 12 144 होता ही होता है। तो ये चीजें अगर आपको पता है, कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो आपको उसके ऊपर काम करना होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको अपने फ्रैक्शन डेसिमल अच्छे करने होंगे, क्योंकि कोई भी फैकल्टी आपको क्लास में ये तो नहीं बताएगा कि 0.4 अपॉन 0.02 को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये मतलब मान के चलते हैं कि ये चीजें आपको पता होगी, क्योंकि अगर ये भी बताया तो फिर तो कोई स्टूडेंट ऐसा भी पूछ सकता है कि 6 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, तो 3 भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि भाई बेसिक डेसिमल है, यहाँ पे 0.4 है, 0.02 है, तो दो डेसिमल दोनों में बता दो कि ऊपर 0.40 लिख दो, नीचे 0.02 कर दिया, तो 40/2 अब कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको पहले से ही कर लेनी होगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सिमिलरली एचसीएफ एलसीएम डेफिनेटली क्लास में आप सीखते हो, लेकिन वो नंबर्स जब आप करोगे तब उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपना एचसीएफ एलसीएम ठीक कर लोगे तो एरिथमेटिक अलजेब्रा काफी एरिया में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, राइट? तो आपको ये एचसीएफ एलसीएम डिविजिबिलिटी का बेसिक कर लेना है। परसेंटेज एंड रेशियोज के बेसिक कैलकुलेशन पता होना चाहिए। डेफिनेटली परसेंटेज तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अरिथमेटिक में डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर मुझे पहले से ही पता है कि कोई भी नंबर का, अगर जैसे मैं एक नंबर देता हूं 128, उसका 2.5% क्या होगा, अगर ये मैं खुद से कर पाता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं एक एज मिल जाएगा, मेरी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपको काम करना है कि बेसिक्स परसेंटेज का और रेशियो का आपको पता है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं एक नंबर है 420, उसको 3:4:5 के रेशियो में डिवाइड करो, तो क्या आप ये कर पा रहे हो? तो ये चीजें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। एंड इसके अलावा दोस्तों बेसिक लीनियर इक्वेशन आपसे सॉल्व होना चाहिए एंड बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे सॉल्व होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछता हूं 2x प्लस 5y इक्वल टू 50, तो कौन से x और y के वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे? तो आप तुरंत माइंड में सोच सकते होने चाहिए कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 50 है, तो आप या तो x का वैल्यू 25 ले लो, y 0 कर दो, या y का वैल्यू 10 ले लो, x 0 कर दो। तो ये सारी चीजें माइंड में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आज तो मेरा पहला दिन है, आप कैसे मुझे ये सवाल पूछ सकते हो। आप बैकफुट पे मत चले जाओ, ठीक है? आपको उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है, अपने आप को कंफर्टेबल बनाना है कि अगर मुझे दो इक्वेशन दिए एक्स और वाई वाले, मुझसे वो सॉल्व होने चाहिए, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा बेसिक मुझे ब्रश अप करना होगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसके रूट्स आप लोगों ने स्कूल में निकाले होंगे। ऑफ कोर्स जब अलजेब्रा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या हम तब तक वेट कर सकते हैं? नहीं। एरिथमेटिक का एक क्वेश्चन लोगे उसमें भी आपको इक्वेशन सॉल्व करना हो सकता है, तो उसके लिए हम अलजेब्रा तो करने नहीं बैठ सकते, बट एटलीस्ट अलजेब्रा का बेसिक जो पार्ट है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें जरूर से कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग कमेंट्स में लिख देना मैराथन एंड आई विल ब्रिंग वन अमेजिंग सेशन। एक 6-7 घंटे का सेशन ले लेंगे जिसमें कंप्लीट जो भी बेसिक टॉपिक्स है उसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आपकी जो स्टार्टिंग की जो चैलेंज है वो ओवर हो जाएगी अगर आप मुझे कमेंट्स में बताते हो तो।
ठीक है। एंड साथ में दोस्तों एक और टॉपिक है, वो है बेसिक्स पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सुनते ही काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर ये टॉपिक तो कभी नहीं आया है। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये एक टॉपिक ऐसा है जो मुझे आता है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये एनसीआर एनपीआर कभी समझ में नहीं आया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या है वो कभी समझ में नहीं आया। तो गाइस आपको सिर्फ उसका बेसिक समझना है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मेरे पास 5 शर्ट है, 4 ट्राउजर है, कितने वेज में मैं तैयार हो सकता हूँ वो आपको पता होना चाहिए, कमेंट्स में मुझे बताना। या फिर अगर आपके 3 फ्रेंड्स है और उसमें से कम एक फ्रेंड को आपको अपनी पार्टी में बुलाना है तो कितने वेज में बुला सकते हो, क्या आपको ये कैलकुलेट करना आता है? तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ पीएनसी। इसकी आपको एलआरडीआई में भी जरूरत पड़ती है। आपको पता है कि एलआरडीआई में काफी सारे सेट्स आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। वो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है, पीएनसी का हो सकता है, सेट थ्योरी का हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इसके ऊपर काम करोगे। बाकी जैसे मैंने बताया कि आई विल ब्रिंग दिस मैराथन सेशन इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट वी वांटेड। एंड ये सेशन का लिंक आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, अनअकैडमी _ रौनक शाह। क्यूआर कोड से भी ज्वाइन कर सकते हो, तो इसके ऊपर मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, वीडियो खत्म करें उससे पहले दोस्तों अगर आप पूरा प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन माय सब्सक्रिप्शन बैच यूजिंग माय कोड शाहद10। अभी एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है जिसमें आपको सिर्फ 14,999 में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, साथ में आपको कैट अश्योर मिल रहा है। क्या है ये कैट अश्योर, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप पूरा डिटेल ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर।